पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है। लोकसभा के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल इनको पास कर दिया गया है। अब इसकी मदद से होगा क्या? देखो, जो नई जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली बनने जा रही है वहां पर टोटल 114 सीट्स होंगी। एंड इस 114 सीट्स के अंदर ना आपके जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, साथ ही साथ आपके जो वो लोग हैं जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुए हैं, और आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको यहाँ पे सीट्स इनके लिए रिजर्व करी गई हैं। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि जब 1990 में उसी टाइम के अराउंड आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बहुत सारे लोग वहां से जाकर अलग अलग एरियाज में जाते हैं। तो बेसिकली जो लोग डिस्प्लेस हुए 1990s के अंदर, उनकी आवाज भी अच्छे से सुनी जा पाए ना, उस वजह से उनके लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है। पीओके से जो डिस्प्लेस हुए हैं बट वापस से इंडिया आए हैं, 1947 वॉर हो गया, 19 आपका 65 या 1971 वॉर के अंदर, उनके लिए यहाँ सीट रिजर्व है। और साथ साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे 9 सीट्स यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं। और ऐसा यहाँ पे पहली बार ये शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है। साथ साथ आपके जो एलजी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, उनके पास पावर होगी 3 नॉमिनेशंस की। यहाँ पर 2 मेंबर्स होंगे कश्मीरी माइग्रेंट से। इस तरह से ये चीज करी गई है ताकि आपके पीओके के भी जो है उनका भी ध्यान रखा जा पाए, एंड साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी और शेड्यूल ट्राइब्स का भी। तो ये कुछ बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन की। आज डेट है 7 दिसंबर 2023 एंड आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर बहुत स्वागत है। देखो, एक जो मुद्दा हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, दैट इज एनुअल क्राइम रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा होगा, बट ये टॉपिक ना अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड साथ में ना मेंस के अंदर तो आप इसको यूज करोगे ही करोगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। आप सोशल जस्टिस पढ़ते हो, बिल्कुल सर, मेंस के अंदर हम सोशल जस्टिस पढ़ते हैं। आप सोसाइटी भी पढ़ते हो, उसके अंदर ना जब भी आप किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कितने क्राइम्स हो रहे हैं, कितने तेजी से बढ़े हैं, या फिर इवन आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो GS3 के अंदर, वहां पर भी इन डेटा को आप यूज कर सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम आंसर नहीं लिखने मेंस के अंदर कि भैया हाँ शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट केसेस बढ़ गए। आपको परसेंटेज में पता होगा कि हाँ एनसीआरबी ये बात बोल रहा है, तो अपने आंसर को अच्छे से सब्सटेंशिएट कर पाओगे, एंड जो एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स है ना, वो आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। पहली बात तो ये देखो, हुआ क्या है। हुआ ये है कि एनुअल रिपोर्ट रिलीज कर दी है एनसीआरबी ने। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? क्राइम इन इंडिया फॉर द ईयर 2022। अब यहाँ पर जो भी देश के क्रॉस क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं उनका एक हमें डेटा मिल जाता है। कैसे मिलता है? देखो, पहले जो डेटा है ना आपके स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज, यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फिर अकॉर्डिंगली एनसीआरबी के पास भेजा जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर समझो कि क्या क्या बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पहली बात तो रजिस्ट्रेशन केसेस के अंदर एक कमी देखने को मिली है। 2021 की अगर हम बात करें ना, तो उस टाइम लगभग 60 लाख के करीब करीब केसेस को रिपोर्ट किया गया था, मतलब रजिस्टर्ड किया गया था। इस साल 2022 के अंदर लगभग ये नंबर 2,70,000 कम हो गया है, और अब ये नंबर कितना बन गया है? 58,24,000 के आसपास। एक और इंपॉर्टेंट डेटा बताया गया है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू चार्ज शीटिंग रेट। देखो, होता पता क्या है कि मान लो जब आपने कोई कंप्लेंट करी तो तब क्या होता है? तब FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पर आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज डन, इन्वेस्टिगेशन एक बार हो चुकी है, तब किसको फाइल किया जाता है? तब फाइल किया जाता है आपके चार्ज शीट को। तो चार्ज शीटिंग रेट की मदद से ना ये पता लगता है कि पुलिस की परफॉर्मेंस वहां पे कैसी है, कि टाइम के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कर पा रही है नहीं कर पा रही। तो चार्ज शीटिंग रेट आपके कि कितने केसेस का चार्ज शीट हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड। तो ये कहां पर हाईएस्ट आया है? ये केरला के अंदर, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुद्दे थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम रेट की अगर हम बात करें, क्राइम रेट क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए पर लैक पॉपुलेशन। तो क्राइम रेट कम हुआ है इंडिया के अंदर। पहले 445 क्राइम पर लैक पीपल था, अब ये नंबर 422 पे आ चुका है। उसी तरह से अगर हम बात करें मर्डर के केसेस की रिगार्डिंग, तो मर्डर के केसेस में भी कमी आई है। कितनी? 2.6% की। पहले 28,000 के करीब केसेस थे, ठीक है, सॉरी, पहले 29,000 के करीब केसेस थे, अब ये 28,000 हमें देखने को मिल जाते हैं। वुमेन के केसेस के अंदर ना ये एक इंक्रीज आया है। देखो, अब कल को GS1 GS2 कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे वुमेन के रिगार्डिंग, जहां पर इस तरह का डेटा यूज हो सकता हो, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कीजिएगा कि 4,45,000 केसेस लगभग रिपोर्ट हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, एंड देयर इज एन इंक्रीज। तो कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं।
और कारण क्या है इनके बढ़ने का, देखो, या फिर क्या रीजन है इसके पीछे का, यही है कि या तो हस्बैंड के द्वारा क्वालिटी या फिर रिलेटिव के द्वारा क्वालिटी यहाँ पे देखी जाती है, वो मेजर रीजन हो गया। बाकी किडनैपिंग हो गया, वुमेन का अबडक्शन हो गया, वुमेन के ऊपर उनकी मॉडेस्टी के ऊपर असॉल्ट, ये सारे अलग अलग कारण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कौन सी स्टेट के अंदर मैक्सिमम हुआ है, तो वो आपका दिल्ली आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मैं अगर आपको डिस्कस करूं दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपके साइबर क्राइम। अब देखो साइबर क्राइम भी जीएस पेपर 3 का हमारे कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोटिस करोगे तो जी यहाँ पे तो 25% के करीब करीब की इंक्रीज देखने को मिली है, और पिछले साल लगभग 65,000 केसेस रजिस्टर किए हैं अंडर साइबर क्राइम, ठीक है। इसमें फ्रॉड के केसेस थे मैक्सिमम, एक्सटॉर्शन के केसेस थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस थे अंडर साइबर क्राइम। सुसाइड्स की मात्रा की बात करें तो सुसाइड में भी लगभग 4% का इंक्रीज देखने को मिला है। और मेजर कारण क्या है सुसाइड का, मेजर कारण कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स ही हैं, उसके अलावा आपकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, आपके इलनेस हो गया, ये सारे कारण थे। एंड साथ में अगर मेल टू फीमेल रेशियो की बात करें ना, तो लगभग 71% के करीब करीब 71% मेल सुसाइड से, और बाकी 28-29% आपके फीमेल सुसाइड से। तो मेल ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। भाई किडनैपिंग एंड एडॉप्शन की बात करें तो किडनैपिंग में के अंदर भी हमें 5% का इंक्रीज लगभग देखने को मिला है। बाकी देखो आपके जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे आपके चिल्ड्रन हो गया, तो चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी 5 से 6% का इंक्रीज यहाँ देखने को मिल जाता है 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से। सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट तो बहुत तेजी से ये नंबर बढ़ा है, लगभग 9.3% का इंक्रीज यहाँ देखने को मिला है। तो टोटल 28,000 केसेस इनके अगेंस्ट रजिस्टर हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट भी मैसिव इंक्रीज है 13.1% का, एंड साथ साथ शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट भी आपके 14.3% का इंक्रीज है। ये सारे आपके ना वल्नरेबल सेक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो जब भी इनके रिगार्डिंग आंसर लिखिए तो यहाँ पे आप इनका डेटा भी यूज कर सकते हो, एनसीआरबी का जो डेटा मैंने आपको बताया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी आपका 11% का इंक्रीज देखने को मिला है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी यहाँ पे 10% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। तो ये कुछ डेटा था जो कि इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। थोड़ा सा एनसीआरबी के बारे में क्विकली पढ़ लेते हैं। तो एनसीआरबी को बनाया गया था 1986 के अंदर, जब टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर। ये मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देखने को मिल जाती है। काम इसका यही है कि आपके डेटा को कंपाइल करे, एक नेशनल वेयर हाउस बने, जितने भी इंडियंस हैं उनका, इंडियंस और फॉरेन क्रिमिनल्स का एक तरह से फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स का एक वेयर हाउस यहाँ पे बने, ताकि कल को लिक्विडेट करने के अंदर कोई क्राइम हो जाता है उसको लोकेट करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके माध्यम से क्या हो रहा है ना, आपके देश में अलग अलग जो आपके पुलिस स्टेशन हैं और आपके जो हाई ऑफिस हैं, उनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया जा पाए। इसके अलावा ये एक डेटाबेस को भी मेंटेन करता है, नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन पोर्टल, उसको मॉनिटर करता है। आपके फेक करेंसी नोट्स हो गया, उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है उस सिस्टम को। तो ये अलग अलग चीजें एनसीआरबी के द्वारा करी जाती हैं। और जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं इसके द्वारा, दोज आर व्हाट, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स दी जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि एनसीआरबी ना प्रिंसिपल ऑफेंस रूल फॉलो करता है। सर क्या इसका मतलब, क्या, जस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो एक केस हुआ कि मर्डर कर दिया गया रेप के साथ साथ, तो यहाँ पर ना एनसीआरबी ना उसको दोनों नहीं कंसिडर करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मर्डर की तरह कंसिडर करेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मर्डर के अंदर जो सजा है ना वो ज्यादा है। तो अगर दो केसेस चल रहे हैं एक बंदे के ऊपर, रेप का भी और मर्डर का भी, तो उसके काउंट कहाँ करेंगे, उसको काउंट हम उसको मर्डर के ऊपर करेंगे, रेप के अंदर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, आपके रेप के क्राइम कहीं ना कहीं कम हो गए ना, क्योंकि हुआ तो उस महिला के अगेंस्ट रेप भी है नहीं। तो यहाँ पे ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। तो क्या असर करना क्या चाहिए आने वाले टाइम के अंदर, अपनी पुलिस फोर्सेस को हम मॉडर्नाइज करना चाहिए, हमें साथ साथ जुडिशरी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ताकि समय के ऊपर ना कहीं केसेस का निपटारा हो पाए। बाकी आप नोटिस करोगे कोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसके लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, बेटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होने चाहिए और जजमेंट्स को टाइमली हम डिलीवर करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम कर सकते हैं। प्रिजन रिफॉर्म्स हो गया, वो हेल्प कर सकता है। साथ में ही ना आपकी गरीबी और आपके क्राइम का एक क्लोज लिंकेज हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी जो स्कीम्स है वो गरीबों तक अच्छे से पहुंचे तो शायद वो क्राइम कम करेंगे, ठीक है ना। एनसीआरबी को आप स्ट्रेंथन कीजिए। तो ये सारे कहीं ना कहीं काम हैं जो हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा देखो वैसे तो सरकार इसके रिगार्डिंग कदम ले रही है, जो हमारे आईपीसी हो गया, सरकार इसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट बिल्स भी लेके आई है इनको रिप्लेस करने के लिए। इनको रिप्लेस करना इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि ये जो बनाए गए थे ना आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इनका काम बेसिकली ये था कि सामने वाले को पनिशमेंट दो। पर हमारा जस्टिस सिस्टम क्या करता है, वो बात करता है रिफॉर्म की, ठीक है, कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को रिफॉर्म किया जा पाए। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर बदलाव लाना क्रिमिनल लॉज के अंदर अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है।
आई होप आपको एक डिटेल्ड आइडिया मिला होगा एनसीआरबी की ये रिपोर्ट के बारे में। आगे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ठीक है। देखो दोस्तों, 11 दिसंबर से हमारे नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं ऑन द मॉडल ऑफ सीटीआर बैच, यानी कि क्लास टेस्ट और रिवीजन। ये सीटीआर बैच अपने आप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी यूपीएससी एग्जाम की यहाँ पे डिमांड्स हैं, वो सारी डिमांड्स को ये चीज़ कैटर करता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये सारे बैचेस आपको करोलबाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आपका बीपीएससी, इसके कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड आपके जो भी नीड्स होंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। साथ ही साथ आप इस नंबर 7007931912 कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रिस, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। देखो एक ना मतलब जो बहुत ही जो यूथ होता है अक्सर बहुत नए नए शब्दों का यूज करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर हो गया, ठीक है ना, आपके टिकटॉक के ऊपर हो गया, इस तरह कुछ ना चैटिंग के अंदर बहुत सारे नए नए जो युवा हैं वो अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने ऐसा देखा कि जो रिज है ना, इसका मैसिव यूज हुआ है 2023 के अंदर। साथ ही साथ लोगों से भी वोटिंग करवाई गई कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, तो उन्होंने बोला है कि रिज ऐसा वर्ड है। तो रिज होता क्या है? रिज एक्चुअली वर्ड आया है कहां से? करिश्मा से, ठीक है ना। तो रिज बेसिकली ना, इसको स्टाइल कहा जा सकता है, चार्म, अट्रैक्टिवनेस। आप अपने सामने वाले पार्टनर को कितना इजीली कहीं ना कहीं या फिर ना कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो, इसी का अर्थ होता है रिज। तो रिज वर्ड कहां से आया? आपके करिश्मा से ये वर्ड आया है। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड से, सिचुएशनशिप हो गया, स्विफ्टी हो गया, ठीक है ना, डी इन्फ्लुएंसिंग हो गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो कि इसके कंपटीशन में थे कि कौन सा साल 2023 का वर्ड बनेगा, बट इन दी एंड जीता कौन है? रिस, ठीक है ना। स्विफ्टी एक्चुअली टेलर स्विफ्ट के जो फैंस होते हैं उनके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। सिचुएशनशिप जो हो गया वो एक ऐसी सिचुएशन होती है बेसिकली जब आप रिलेशनशिप में हो बट रिलेशनशिप में नहीं भी हो, ठीक है ना, बेसिकली कि कमिटमेंट नहीं है एक रिलेशनशिप के अंदर। डी इन्फ्लुएंसिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं आपको कि यार ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। डी इन्फ्लुएंसिंग के अंदर आपको बोला जाता है कि यार ये प्रोडक्ट मत खरीदो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो कंपटीशन के अंदर थे, बट जीता कौन है उनमें? वो रिज वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे होता क्या है ना कि अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स के बाद ना एक उनके बाद एक सर्टेन लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे इसमें 8 वर्ड्स इन दी एंड रह गए थे, फिर वहां पे वोटिंग करवाई गई। तो वोटिंग के अंदर उन्होंने बोला कि नहीं, रिस्क को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो अकॉर्डिंगली यही आपका ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ड्रॉट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय 23 कंट्रीज। देखो कॉप 28 चल रहा है, उसी की तर्ज के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो एक ना ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट निकाली गई। सर किसके द्वारा रिलीज करी गई? ये यूएनसीसीडी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। और उसमें ये बात करी गई कि अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपके 23 कंट्रीज के अंदर इमरजेंसी हमें पिछले सालों के अंदर देखने को मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी अलग अलग एरियाज के अंदर इमरजेंसी थी, उसी की तरह से ना बहुत सारी आपकी एशियन कंट्रीज हैं, आपकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इमरजेंसी देखने को मिल जाएगी। नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूएस, कनाडा, इन्होंने भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, बाकी और कंट्रीज में भी हमें इमरजेंसी देखने को मिली। देखो समझो पहले तो कि आखिर जब मैं बात करता हूँ ड्रॉट की, ड्रॉट का अर्थ यही होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जब ड्राई पीरियड रहे ना, इसको बोलते हैं ड्रॉट। आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख भी पाओगे, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, कहीं ना कहीं इससे वाटर की शॉर्टेज मैसिवली हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसी के ऊपर आता है कि हमारे एग्रीकल्चर की जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड है, वो कम हो जाती है, बायोलॉजिकल डिवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है ना, सूखा पड़ जाता है पूरी तरह से। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। देखो वैसे तो आप बोलोगे सर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेचुरल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हमें देखने को मिलते हैं कि ह्यूमन मेड कॉजेज भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि मान लो किसी जगह पे पानी है ही नहीं और या बहुत कम है, अब वहां पर राइस हो गया, अब वहां पे शुगर केन हो गया, इस तरह की जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, अगर आप उसका यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वहां पे ड्रॉट आ सकता है। साथ में ही पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि देखो रिसोर्सेज होते हैं कुछ, ऑन द अदर हैंड हमारी जो पॉपुलेशन होती है, एक सर्टेन लेवल तक ही अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो ना तभी इन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रह पाएगी। पर रिसोर्सेज अगर मान लो आपके खत्म होते जा रहे हैं और आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उससे दिक्कत तो आएगी। बाकी आपका देखो, आप जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से, उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। ओवर फार्मिंग हो गया, आपके अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, इन सभी से भी यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ ड्रॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट के अंदर बताया गया है।
ठीक है जी। आगे चलते हैं, इंडियन नेवी डे 2023 मैंने एक्चुअली आपको होमवर्क दिया था इसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम अपनी इंडियन नेवी के जो अचीवमेंट्स है ना उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाए। एक्चुअल में 4 दिसंबर ही सर क्यों चूज किया गया, इसका कारण है आपका 1971 का इंडो पाक वॉर। ठीक है ना, उस समय के ऊपर हमने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक्चुअली पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था उस समय के ऊपर, पर हमने बहुत ही जोरों से इसका मुकाबला किया, उनको हराया। तो 4 दिसंबर को हम उसी डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस बार का जो थीम था वो क्या था, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन मैरीटाइम डोमेन। थोड़ा सा ना मराठास के साथ इसका लिंकेज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो एक्चुअल में ना उन्हीं की जो नेवी थी इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसी को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमने आईएनएस शिवाजी करके जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो इंडियन नेवी की अभी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उसका नाम क्या रखा है, आईएनएस शिवाजी। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, आईएनएस आंग्रे, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हब है हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड का, उसका नाम है आईएनएस आंग्रे। ये नाम कहां से पड़ा, ये नाम पड़ा है कान्होजी आंग्रे के नाम के ऊपर। बेसिकली कान्होजी आंग्रे कौन थे, ये सारखेल थे। सारखेल मतलब एडमिरल ऑफ द नेवी। समझ गए इस बात को, तो मराठास के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अंग्रेजी का, तो उस वजह से इनके नाम के ऊपर रखा गया है। बाकी साथ ही साथ जो शिवाजी की जो सील थी, उसका भी यूज हमने नई नेवल सीन जो फ्लैग है उसके ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह से ना छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मराठा रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो शिवाजी का ये बिलीव था कि जो इंसान ने समुद्र के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने क्या बोला है, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। ठीक है ना, मॉडर्न नेवी की फाउंडेशन भी इन्होंने यहाँ पे लेड करी थी। इंडियन नेवी डॉक्यूमेंट्स अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पर पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स, इनके अगेंस्ट इनको कंट्रोल करने के अंदर मराठास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे शिवाजी के द्वारा ही करवाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल विजयदुर्ग हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, कुलाबा हो गया। ये सारे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारी 400 से भी तरह से ज्यादा शिप्स और साइजेस इनके पास हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मराठा नेवी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एंड अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मराठास ने ना एक्चुअली जो शोर के आसपास का पानी है, मतलब बिल्कुल समुद्र के आसपास जो स्टार्टिंग का पानी है, वहां पर तो इन्होंने अच्छा काम किया। पर अगर हम बात करते हैं हाई सीज के अंदर ना, वहां पर यूरोपियंस को चैलेंज नहीं कर पाए। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि जो पानी बिल्कुल आपके कोस्ट के आसपास का है ना, वहां पर तो मराठास की जो नेवी थी वो अच्छा काम कर लेती थी, अच्छा वहां पे एक अच्छी फाइट देती थी। पर यहाँ पर जब हाई सीज की बात होती थी ना, वहां पर इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, वहां पर उतना अच्छा काम ये नहीं कर पाए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे विद रिगार्ड्स टू मराठा नेवी जो आपको पता होने चाहिए। ऑपरेशन ट्राइडेंट के ऊपर बात वापस आऊं, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अटैक लॉन्च किया था। उसके बाद हमने 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की नाइट के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, और इंडियन नेवी ने अच्छे से टारगेट किया कराची के अंदर जो नेवल के हेडक्वार्टर्स थे, और इसी को ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 मिसाइल बोट्स, आईएनएस वीर, आईएनएस निपत, आईएनएस नीरघाट और विद्युत क्लास बोट्स को यहाँ पे यूज किया गया था, एंड इनके बेसिस के ऊपर इंडिया बहुत आराम से ये वार को जीत गया था। ठीक है, तो बेसिकली कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया ना सारखेल के रिगार्डिंग, इसका आंसर कुछ और नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए ही है। उसके साथ में ही मैंने आपको एनसीआरबी के रिगार्डिंग भी होमवर्क दिया था, बहुत डिटेल में आज तो हमने चर्चा कर ली। तो जो पहली बात कह रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुआ है, आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक बात है। हमने इसके नंबर्स भी देखे थे और हमने पढ़ा भी कि वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम इंक्रीज हुआ है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स ये भी इंक्रीज करी है डिजिटल अवेयरनेस की वजह से, बिल्कुल ठीक बात है, लगभग 24.4% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला था। तीसरा कह रहा है जो हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट ऑफ क्राइम्स है वो पुडुचेरी के अंदर है, ये बात गलत है। केरला टॉप के ऊपर था, सेकंड नंबर के ऊपर पुडुचेरी था। तो पहले दो तो सर ठीक है, तीसरा आपका गलत है, तो कितने करेक्ट हुए, आप बोलोगे सर ऑप्शन ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है ना, तो आज का होमवर्क क्या रहेगा सर, आज का होमवर्क रहेगा आपका जीपीएस के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, पहले पढ़ाया हुआ है आपको जीपीएस के बारे में, कोशिश करना है इसको करने की कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली कल डिस्कस कर लेंगे। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू मार्स। मार्स क्या है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ट्राई करना। ठीक है, ये उतना डिस्कस हमने कभी किया नहीं, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे कल के लेक्चर के अंदर। ये वाला जीपीएस वाला तो डेफिनेटली हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ना एक एक्सो प्लैनेट के रिगार्डिंग मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो एक्सो प्लैनेट के बारे में देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है ना, 6 एक्सो प्लैनेट्स को हमने यहाँ पे डिस्कवर किया है। सर कहां पर ये पाए गए हैं, ये पाए गए हैं देवर ऑर्बिटिंग अ स्टार जिसका नाम क्या है HD110067। कई बार ना देखो वो यही आपको लिख के दे देगा कि HD110067 ये न्यूज में था, ये है क्या।
आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये प्लांट की स्पीशीज की बात हो रही है या फिर बटरफ्लाई कोई नई बन गई है या फिर एक्सोप्लैनेट है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो 6 प्लांट्स, सॉरी, ये जो ब्राइट स्टार का नाम है ये, तो 6 एक्सोप्लैनेट्स यहाँ पे डिस्कवर करे गए हैं अराउंड दिस पर्टिकुलर स्टार इन द कोमा ब्रेंसिस कॉन्स्टेलेशन। थोड़ा समझते हैं। पहले तो एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। देखो जैसे हमारे जो भी प्लैनेट आप जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, इन सभी प्लैनेट्स की बात करो, ये कहीं ना कहीं किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं? आप बोलोगे सर ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। तो एक्सोप्लैनेट वो वाले प्लैनेट होते हैं जो सन के अलावा किसी और स्टार के अराउंड यहाँ पे आपके ऑर्बिट करते हैं, इसलिए वो सारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आते। तो सबसे नियरेस्ट हमारा एक्सोप्लैनेट कौन सा है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। एक्चुअल में जो इंडिया, जो धरती का नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन, वो कौन सा है? वो है सर प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ पर एक एक्सोप्लैनेट है जो इसके अराउंड ऑर्बिट करता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, तो वही हमारा सबसे नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट है अर्थ के। अगर आप नोटिस करोगे ना तो एक्सोप्लैनेट की टोटल 4 टाइप्स होती हैं। एक को बोला जाता है गैस जाइंट प्लैनेट, या फिर उनको हॉट जुपिटर्स के नाम से बोला जाता है। ये वो प्लैनेट्स होते हैं या वो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जो कि बहुत ही क्लोजली अपने स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और बिल्कुल कुछ ही अर्थ डेज के अंदर अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर देते हैं। उसके अलावा होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट्स। ये अर्थ के साइज के आसपास के ही होते हैं, ठीक है, और इसमें भी रॉक, सिलिकेट, वाटर, कार्बन, ये देखने को मिल जाता है। तीसरे होते हैं सुपर अर्थ या फिर मिनी नेपच्यून। अगर कोई एक्सोप्लैनेट है जो धरती के साइज का लगभग डबल साइज का देखने को मिलता है ना, उसको हम सुपर अर्थ बोल देंगे या तो मिनी नेपच्यून बोल देते हैं। चौथे होते हैं रोग एक्सोप्लैनेट। देखो ये वो वाले एक्सोप्लैनेट होते हैं ना जो किसी स्टार के अराउंड अपने आप को ऑर्बिट नहीं करते। जनरली हम यही बात करते हैं ना कि प्लैनेट्स अपने स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पर एक आइसोलेटेड प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट भी आप इनको बोल सकते हो। बेसिकली ये ग्रेविटेशनली बाउंड अपने स्टार को नहीं होते। ये पॉइंटर्स आपको एक्सोप्लैनेट के बारे में पता होना चाहिए। बाकी HDD 110067 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक ब्राइट स्टार है जो आपको कोमा ब्रेंसिस कॉन्स्टेलेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसकी डिस्कवरीज की मदद से क्या होगा? इसकी डिस्कवरीज जो हमने एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी करी उसकी मदद से ये होगा कि हमें प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारे क्लूज यहाँ पे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये वाला जो आपको स्टार देखने को मिलता है ना, ये धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो जो क्रोमा ब्रेंसिस कॉन्स्टेलेशन की मैं बात करूं तो दरअसल में ये नाम कहाँ के ऊपर पड़ा है? आपकी जो इजिप्ट की क्वीन थी ना, क्वीन ब्रेनिस, उनके नाम के ऊपर ये नाम हमें देखने को मिल जाएगा। और ये उर्सा मेजर फैमिली ऑफ कॉन्स्टेलेशन का ही एक पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो पहला जो मैंने आपको पूछा था ना एक्सोप्लैनेट के बारे में, ये तो डेफिनेशन तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है ही है, बट साथ ही साथ जो बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करें तो ये कह रहा है मिलिट्री ऑफ इंडिया ने किया, जो कि आपके कैप्चर हुआ नहीं, यहाँ पे ये सब बातें नहीं है। ऑपरेशन ट्राइडेंट मैंने आपको समझा दिया, ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। स्ट्रेटो वॉल्केनो की बात करें तो बिल्कुल कॉनिकल शेप होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ आपके स्टैटिक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में, ठीक है। एक्चुअली इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो कल थी 6 दिसंबर को, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैंने आपके रेडी किया है। बाकी तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो ये तो इकोनॉमी का ही स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, तो ये भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only as ऑफिशियल पे जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। देखो रीजन बीइंग ना, एक्चुअली जैसे वो मैंने अलग अलग स्टैट्स बताए आपको NCRB के, वो आपको रिवाइज करने जरूरी है, तभी आप अपने एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। तो डेफिनेटली जाना एंड PDF को डाउनलोड करके एक बार खुद भी उनको गो थ्रू कर लेना। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।